गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक को मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था। मैंने बताया था आपको एक स्प्रिंग है, इस तरह से फिगर हम बनाए थे। और इसका पोजीशन पहले एक पॉइंट पर था, ये बॉडी, ठीक है। इसमें एक फोर्स लग गया F नाम का। तो जैसे ही फोर्स लगता है तो ये स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा और ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा इस दिशा में, और ये पॉइंट B पर पहुंच जाता है इस तरह से। और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्प्रिंग में, उसको हम लोग डिनोट किए हैं स्मॉल डिस्टेंस x से, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन और ये है आपका फाइनल पोजीशन। तो हम इसके बारे में आपको बताए थे कि जब एक स्प्रिंग को या तो स्ट्रेच किया जाता है, दबाया फैलाया जाता है, या तो कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो दोनों ही कंडीशन में जब स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन से आगे बढ़ जाता है एक स्मॉल डिस्टेंस x से, तब उस स्प्रिंग में उस समय एक रीअश्योरिंग फोर्स डेवलप होता है जो स्प्रिंग को वापस उसके जगह पर पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर जब हम लोग अप्लाइड फोर्स F लगाए यहाँ पर, तो इस बॉडी में इस स्प्रिंग में एक्सपेंशन हुआ, V पर पहुंच गया, स्मॉल डिस्टेंस x है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से रिलीज करेंगे, यानी इसको छोड़ देंगे, तो ये वापस अपनी जगह पर चला जाएगा पुराने पोजीशन A पर। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर एक नया फोर्स डेवलप हो जाता है जिसका नाम है रीअश्योरिंग फोर्स। और इस रीअश्योरिंग फोर्स का काम है स्प्रिंग को वापस उसके जगह पर ले जाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लिख चुके हैं। पहला पैराग्राफ हम लिखे थे पिछले वीडियो में, आगे हम उसके लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ जो रीअश्योरिंग फोर्स डेवलप होता है, दिस रीअश्योरिंग फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the displacement of the body। बॉडी के डिस्प्लेसमेंट पर ये रीअश्योरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको हम लोग सिंबल के रूप में लिखेंगे, दैट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन भी होता है। अब आप ये पूछेंगे कि अपोजिट इन डायरेक्शन कैसे हो गया, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, फिगर को देखिए दोबारा से। जब हम लोग फोर्स लगाए हैं इधर, देख रहे हैं, लेकिन जब इसको छोड़ देंगे, आप ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, लेकिन इसमें जो रीअश्योरिंग फोर्स लग रहा है वो वापस इसको इधर ले जा रहा है। तो फोर्स वापस इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट हो जाता है तब हम लोग वहां पर नेगेटिव साइन को लगाते हैं। यहां पर हम पुट करेंगे -x, रीअश्योरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब आप जानते हैं कि जहां प्रोपोर्शनल साइन रहता है उसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है, तो हम लोग लिख सकते हैं और -kx where k is a constant, लिखेंगे इसको where k is a constant known as spring constant। फिजिक्स में बहुत सारे कांस्टेंट आपको पढ़ने हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग कांस्टेंट का यूज किया जाता है। यहाँ फिलहाल जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, या हम बोल सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, पूछा जाएगा राइट द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, ठीक, इस तरह से। तो आपको ये डेरिवेशन फिगर के साथ एग्जामिनेशन में लिखना होगा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर k है, ये कांस्टेंट के रूप में आया है जिसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी इस डेरिवेशन के लास्ट में हम लोग इस स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट फाइंड करेंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर हमें k का यूनिट फाइंड करना हो तो हम लिखेंगे k = F/x।
ये x जो मल्टीप्लाई में यहाँ पर है ये इधर जब आएगा इक्वेशन के दूसरे साइड में तो ये डिवाइड बन जाएगा। तो आप देखेंगे f बटा में x इक्वल टू k हो जाएगा। अब हम लोग f का यूनिट जानते हैं कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो हम ऊपर लिखेंगे न्यूटन। नीचे जो x आया है वो डिस्प्लेसमेंट को दर्शा रहा है, यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं। तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो उसका SI यूनिट होता है मीटर, तो हम लोग लिखेंगे न्यूटन पर मीटर, जो यूनिट होगा स्प्रिंग कांस्टेंट का। ठीक है, इस बात को अभी हम आगे डिटेल में लिखेंगे। अभी हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क भी होगा। तो अब कितना वर्क होगा वो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं साथ में। यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट ऑफ के। तो हम जानते हैं हमारे पास ये भी है, f बराबर माइनस के एक्स और k इक्वल टू एफ अपॉन में x लिखा जा सकता है। मॉड ले लिए हम तो माइनस हट गया है। यूनिट में वैसे भी माइनस कभी नहीं लगता है। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ये बन गया न्यूटन पर मीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप इसको जरा ध्यान से समझिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, वर्क डन बाय फोर्स फॉर एलिमेंट्री एक्सटेंशन dx। वर्क डन बाय फोर्स, इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, ठीक है, किसके लिए, फॉर एलिमेंट्री एक्सटेंशन dx। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक, एक्सटेंशन का मतलब है खिंचाव। तो हम देख रहे हैं कि पूरा डिस्प्लेसमेंट x है, लेकिन प्रारंभिक जो एक्सटेंशन होगा, शुरुआत का जो खिंचाव होगा, उसको हम dx से डिनोट किए हैं। dx के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि d जहां लग जाता है वो स्मॉल क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर dx जो है वो स्मॉल डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, जैसे आप देखे हैं फिगर में। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन बराबर होता है W बराबर Fs, हम लोग जानते हैं। बट यहाँ पर बात हो रही है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की। तो जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम उस केस में लिखेंगे स्मॉल वर्क डन, तो dw लगाएंगे। ये वर्क डन टोटल हुआ, अगर हम dw से लिखते हैं तो ये कहलाएगा स्मॉल वर्क डन, फोर्स की जगह फोर्स, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एलिमेंट्री एक्सटेंशन क्या लिया गया है, वो dx लिया गया है। तब हम लोग यहाँ पर एक्सटेंशन के रूप में यानी डिस्प्लेसमेंट के रूप में किसको पुट करेंगे, dx को पुट करेंगे। dw इक्वल टू f dx, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग यहाँ पर फोर्स का जो वैल्यू निकाले थे इक्वेशन 1 में, उसको यहाँ रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 dw बराबर माइनस के एक्स dx। देखिए कैसे आया के एक्स dx, आप इक्वेशन 1 में देखिए, वहाँ लिखा हुआ है f इक्वल टू माइनस के एक्स। उसी f का वैल्यू को हम लोग यहाँ से यहाँ तक पुट कर दिए, तो आ गया dw इक्वल टू माइनस के एक्स dx। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल वर्क डन हमारे सामने आ गया। अब हमको टोटल वर्क डन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितने भी स्मॉल वर्क डन है उनको ऐड करेंगे और टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे। तो फिजिक्स में जो ऐड करने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको हम लोग मैथ के कैलकुलस के इंटीग्रेशन पार्ट से सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना यानी कि जोड़ना। आपने कभी वर्ड सुना होगा नेशनल इंटीग्रेशन, इस वर्ड का मीनिंग होता है राष्ट्रीय एकता। तो यहाँ हम लोग अभी इंटीग्रेशन करेंगे। सो टोटल वर्क डन, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय integrating equation 2 with proper limit। अब हम लोग इक्वेशन 2 को प्रॉपर लिमिट, उचित सीमा के साथ इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे और फाइनल वर्क डन को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन को, पता है हम पिछले क्लास को बताए हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया dw, इधर भी इंटीग्रेशन करना होगा माइनस के एक्स dx।
अब हमको इस इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करना है। लिमिट पुट करने का मतलब है कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर जाके वो एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो आप देखिए वर्णन जो शुरू होगा 0 से और मैक्सिमम वर्णन W होगा। इस यहाँ वाले लिमिट को बोला जाता है लोअर लिमिट और ऊपर वाले लिमिट को बोला जाता है अपर लिमिट। यहाँ जो आप देख रहे हैं, तो जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट को पुट किया है उसी तरह से अब हम लोग राइट हैंड साइड में भी लिमिट को पुट करेंगे। तो अब लिखेंगे 0 से x। यहाँ पर देखिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसका लिमिट भी x के रेस्पेक्ट में हम लोग लिए हैं। इस 0 को लोअर लिमिट बोलेंगे और इस x को अपर लिमिट कहा जाएगा। अब हम लोग बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में भी थोड़ा एग्जाम्पल दिया था, समझाया था, आप उससे ट्राई करेंगे। dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, उसी तरह dw का इंटीग्रेशन क्या होगा w। अब हम यहाँ पर लिमिट को पुट करेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा दिए। जो लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में था वही अब चला जाएगा राइट हैंड, इधर वाला साइड में, लेफ्ट से राइट चला जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ पुट करेंगे हम लोग w। ये स्टेप है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का विथ लिमिट्स। इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए। अब हम लोग पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर माइनस साइन लगाकर लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो अगर हम w की जगह w को पुट करेंगे तो आंसर आएगा w, माइनस w की जगह अगर 0 को पुट किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक से समझिए, w की जगह अगर w को पुट करेंगे तो w आएगा और w की जगह अगर 0 को पुट करेंगे तो 0 आएगा। और हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, यही इंटीग्रेशन का स्टेप है। अब w माइनस 0 क्या आ जाएगा, आप सब जानते हैं w आ जाएगा। ये हमारा LHS साइड का इंटीग्रेशन का रिजल्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग RHS की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का रूल ये है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है, तो आप देख रहे हैं इन 1 2 3 इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये है। इसको पहचानने का एक तरीका ये है कि हम ध्यान से देखेंगे कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो x से रिलेटेड जितने भी टर्म होंगे वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगे और x के अलावा जितने भी टर्म होंगे वो कांस्टेंट बन के इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ x है और dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x अंदर रहेगा, k में x का कोई टर्म नहीं है तो k को हम लोग क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। तो लिखा जा सकता है माइनस k इंटीग्रेशन 0 से x dx। ये माइनस के कांस्टेंट बाहर ही रहेगा। अब देखिए x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम लोग आपको बताए हैं। x dx का फॉर्मूला होता है x n+1 डिवाइडेड बाय n+1, जहां n डिनोट करता है इसके पावर को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर यहाँ पर 1 छिपा हुआ है जो हम लोग प्राय नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर पावर की जगह 1 होगा, यानी n की जगह 1 पुट करेंगे। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, x 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, और इसको लिख सकते हैं x का पावर 2 अपॉन में 2। ये इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गया। अब इसी को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे। पहले कैपिटल ब्रैकेट x²/2, फिर हम बताए थे लेफ्ट से लिमिट जो है राइट में चला जाएगा तो 0 से x हो जाएगा माइनस k। अब देखिए जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो अभी हम बताएं पहले हम लोग कौन सा लिमिट पुट करते हैं। पहले हम लोग अपर लिमिट को पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग x की जगह अगर x को पुट करेंगे तो आ जाएगा x²/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0/2। अब देखिए इसको इधर से माइनस के, ये बच जाएगा x²/2 और इसको लिख सकते हैं माइनस kx²/2 और इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस kx² और इसको लिख सकते हैं 1/2 kx²। और इधर से तो आपका w चला रहा है तो w को लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस है, लेकिन यहाँ के इस एक्सप्रेशन में माइनस नहीं है क्योंकि इसको हम लोगों ने सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिया है। इसको ब्रैकेट में हम लिख देंगे इन मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, तो ये जो फाइनल हमारा वर्क आ गया, ये वर्क जो होगा स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, किस में, तो स्प्रिंग में। तो इसको हम फाइनल इसका कंक्लूजन के रूप में लिखते हैं, दिस
वर्क डन इज stored as the potential energy of a spring। ये वर्क डन जो है जमा हो जाएगा किस रूप में? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग के रूप में। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी के दो टाइप थे, पहला टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा टाइप है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो बॉडी में उसके पोजीशन के कारण जमा हुई ऊर्जा को, स्टोर हुई ऊर्जा के कारण होता है। लेकिन जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ये स्प्रिंग में वर्क डन जो होता है फोर्स के कारण उसके अकॉर्डिंग होता है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है, और इसका डेरिवेशन हम लोगों ने फाइंड किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब आप जरा ध्यान से सुनिए कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में हम लोग रिलेशनशिप क्यों देखते हैं, क्या रीजन है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशनशिप हमको देखने की जरूरत पड़ती है। आपको याद होगा, हम पढ़ा चुके हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और दूसरा मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी। तो जरा आप ध्यान से इन दोनों फॉर्मूला को देखिए, आप पाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में मास है और वेलोसिटी है, दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक यही चीज आपको मोमेंटम जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं उसके फॉर्मूला में भी नजर आएगा, क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे हैं मास है इसी बॉडी का और उस बॉडी की वेलोसिटी को लिया गया है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मोमेंटम प्राप्त होता है। तो यही रीजन है कि हम देखते हैं कि इसमें भी मास वेलोसिटी है और इसमें भी मास वेलोसिटी नजर आ रहा है, तो हम इन दोनों में आसानी से रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हैं और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।